ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी? देखिए जैसे कि आपके पास एक क्यू चार्ज पड़ा है, ठीक है, क्यू चार्ज पड़ा है और आप इन्फिनिटी से कोई चार्ज क्यू लेकर आ रहे हैं टू डिस्टेंस आर। ठीक है, तो जो ये वर्क डन करना पड़ेगा ना आपको, ये इन्फिनिटी से आपके पास ये आर डिस्टेंस तक लाने पर, ठीक है, आर डिस्टेंस पर जहां पर आपके पास क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको आप क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है? वर्क डन एक्स आपका, तो वर्क डन आपके पास क्या है? एफ डॉट डी आर। ठीक है। ओके, कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं? इन्फिनिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, आर तक पहुंच रहे हैं। नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एफ, देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो आपके पास ऐसे लग रहा है, और जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का है। ठीक है। अब देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एंटर कर रहा है, तो आपके पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? एफ इजिकल्स टू क्यू ही। ठीक है। तो क्यू चार्ज कौन सा आपके पास? जो जिसको हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी टू आर एंड माइनस डी आर। ठीक है। अब आपके पास इसके देखिए क्यू और ये माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका है? ये पोटेंशियल का है आपके पास, क्यू वी। ओके, तो वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल किसका? आपके पास पोटेंशियल इज बिग क्यू चार्ज का। बिग क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू के बिग क्यू बाय आपके पास आर तक। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे वर्क डन आपके पास कितना बढ़ना पड़ता है एक क्यू चार्ज को लाने के लिए, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो के क्यू बाय आर। ओके, अब आगे देखते हैं हम इसके अंदर, ये तो थी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ओके, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के आपके पास एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए वो पिछले वाला आपके पास चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दो चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन था, जिसके अंदर आपके पास क्या था? एक चार्ज क्यू पड़ा था पहले यहाँ पर, और आपके पास दूसरा चार्ज क्यू आप लेकर आ रहे थे इन्फिनिटी से लेके आर तक। ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताइए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज ना होता, वैक्यूम होता यहाँ पर, ठीक है, और आप इस चार्ज क्यू को वापस से इन्फिनिटी से लेके आर तक लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो मैंने देखा था वर्क डन कितना था? के बिग क्यू क्यू बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा बताएंगे? हाँ जी, इसके अंदर वर्क डन आपका जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, वर्क डन तो किस चीज के अगेंस्ट होगा ना? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है यहाँ पर, वैक्यूम है, वैक्यूम में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आइए उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला मैं यहाँ पर चार्ज Q1 लेके आता हूँ इन्फिनिटी से। अब आप जानते हैं कि जब मैं Q1 चार्ज को, इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर आया, इस पॉइंट को मैं मान देता हूँ ये आपके पास ए पॉइंट पर लेकर आया, तो वर्क डन करना पड़ेगा कोई? हाँ जी, वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप वैक्यूम में ट्रैवल करा रहे हैं उसे। ठीक है, और किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा ना एंटर कर रहा है वो, तो वर्क डन इसके अंदर क्या होगा? जीरो होगा। तो वर्क डन टू ब्रिंग Q1 एट ए फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, कितना होगा आपके पास? वर्क डन आपके पास क्या था? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल किस किस का? पोटेंशियल तो आप क्या लिखते होते हो? के क्यू। पोटेंशियल आप लिखते होते हो के बिग क्यू बाय आर, और ये क्यू आपके पास क्या था? सोर्स चार्ज। यहाँ पर सोर्स तो है ही नहीं, तो मतलब कि ये आपके पास टर्म क्या होगी? जीरो हो गई है, तो वर्क डन आपके पास क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये मुझे पता लग गया। अब मैं यहाँ पर दूसरा चार्ज लेकर आता हूँ। दूसरा चार्ज आपके पास इन्फिनिटी से लेकर आया और यहाँ पर जाके रख दिया, ये Q2। ठीक है, और इसे नाम देता हूँ मैं बी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है आपके पास R12। अब आप मुझे बताएं कि Q2 को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क डन किया गया वो कितना होगा? तो वर्क डन टू ब्रिंग Q2 एट पॉइंट बी फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, तो वर्क डन कितना पड़ना पड़ेगा? वर्क डन Q2, यहाँ पर Q और यहाँ पर पोटेंशियल, Q2 चार्ज लेकर आ रहे हैं और पोटेंशियल किसके पोटेंशियल में आ रहा है? वो आपके पास Q1। तो Q1 कितना होगा आपके पास? Q2 के Q1 बाय आपके पास कितनी डिस्टेंस? R12। ओके, ये इतना आ गया आपके पास। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक मैं तीसरा चार्ज और लेकर आता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ले लेते हैं, के Q1 Q2 बाय R12। ठीक है। ओके, तीसरा चार्ज और लेकर आएंगे, तो यहाँ पर मैंने ये तीसरा चार्ज ला के रख दिया और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि आपके पास ये सी है। ठीक है, क्यू थ्री ले आया मैं यहाँ पर, और इसकी जो दूरी है इस ए से, ठीक है, वो आपके पास है R31, और यहाँ से आप ये दूरी ले लीजिए, ये आप ले लीजिए R23। ठीक है, तो वर्क डन टू ब्रिंग Q3 एट पॉइंट सी। तो Q3 को पॉइंट सी में लाने में किया गया कार्य फ्रॉम इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी से आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? वर्क डन तीसरा वर्क डन किसको लाने में किया गया? आपके पास Q3 को किसकी पोटेंशियल में आ रहा है? पोटेंशियल आपके पास एक तो Q1 की पोटेंशियल में आ रहा है, Q2 की पोटेंशियल में आ रहा है, Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो कितना लिखेंगे आप इसे आप लिख देंगे Q3 और के Q1 बाय आपके पास Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये आपके पास R31 है, के Q1 R31 प्लस के Q2 बाय R23। ठीक है, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं आप। रीअरेंज करके लिखेंगे के
Q1 Q3 बाय R31 प्लस K Q2 Q3 R23, ठीक है। तो ये वर्क डन होगा तीसरे के लिए। अब मैंने क्या करना था आपको, इसके अंदर पूरे कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में कितना कार्य किया गया। अब जो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन मैंने अरेंज किया ना, Q1 को लेके आया, Q2 को लेके आया, फिर Q3 को लेके आया, तो टोटल वर्क डन क्या हुआ। तो नेट वर्क डन निकालते हैं। सो बिग डब्ल्यू लिख लेता हूँ मैं इधर, बिग डब्ल्यू नेट वर्क डन आपके पास कितना होगा, सम ऑफ ऑल द चार्जेस जो आप इन्फिनिटी से लेके आए थे, ठीक है। तो उसमें किया गया वर्क डन, तो मैं वर्क डन, पहला वर्क डन तो मेरे पास 0 था, और दूसरा वर्क डन कितना था, के Q1 Q2 बाय R12, ठीक है, इतना था। नेक्स्ट आपके पास कितना था, के Q1 Q3 R31, के Q2 Q3 R23, ओके। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हो जाएगा, ओके। और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट एनर्जी कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। किसी कॉन्फ़िगरेशन को असेंबल करने के लिए जो काम किया जाता है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चार्जेस बढ़ भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर तो चार्जेस 3 लिए थे, ठीक है। आप कहोगे 4 लो 5 लो, मैं तो कहता हूँ n लो, ठीक है। n के लिए देख लेते हैं अपने, फॉर n चार्जेस, ठीक है। और n चार्जेस के लिए आप क्या करेंगे, देखिए वर्क डन आपको करना पड़ेगा। देखिए k तो सब में आ रहा है, तो k मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक समेशन लगा देता हूँ, ठीक है। समेशन लगा दिया, समेशन आपके पास देखिए k की जगह हमने थोड़ा सा 1/4 पे एप्सिलॉन लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूले में सही दिखेगा, ओके। यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, Q1 Q2, मतलब कि दो के पेयर आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ QI QJ, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, जैसे 1 2 आ रहा है तो यहाँ पर R12 आ रहा है, यहाँ पर 1 3 आ रहा है तो यहाँ R3 बना है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर RIJ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी तक तो सही है। और ये समेशन आपके पास कैसे चलेगा, i j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है। अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं इसके अंदर, दिक्कतें क्या है इसके अंदर, अब देखिए जैसे i और j की वैल्यू आपके पास 1 से लेके n तक है। जब आपके पास इसके अंदर i और j दोनों की वैल्यू 1 1 हुई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Q1 स्क्वायर बन जाएगा, और Q1 स्क्वायर टर्म तो इसके अंदर कुछ आती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ i नॉट इक्वल टू j, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इसके अंदर और देखें, जब i आपके पास 1 हुआ और j आपके पास 2 हुआ, तो वहां पर बनेगा आपके पास Q1 Q2, ठीक है। और अगर जब आपके पास i2 हुआ और j आपके पास 1 हुआ, तो आप क्या लिखोगे, Q1 Q2, ठीक है। तो दो की दोनों आपके पास सेम ही है, ठीक है। वो आपके पास डबल काउंट हो रहा है। अगर डबल काउंट हो रहा है तो इसे मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड करता हूँ, जिससे कि आपके पास ये डबल काउंट खत्म हो जाएगा इसका। तो इसका टोटल आपके पास कितना बन जाएगा, ये टोटल आप 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समेशन i j आपके पास 1 से लेकर n तक, और i यहाँ पर j के इक्वल नहीं है, ठीक है। और QI QJ और ये RIJ, ठीक है। ये आपके पास नेट वर्क डन आ गया, टोटल वर्क डन आ गया टू इंसेंबल n चार्जेस, ठीक है। n चार्जेस को इंसेंबल करने के लिए आपके पास जो वर्क डन होएगा वो इतना होएगा, ओके। अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये तो आपके पास n चार्जेस थे, आपने काउंट कर लिया, आपने बता दिया मुझे भी n चार्जेस थे, ठीक है, 5 6 1000 जितने भी थे, ठीक है। पर अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आइए बात करते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये वर्क डन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं तरीके से लिखता हूँ, मैं 1/2 बाहर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे 1/8 का एप्सिलॉन नॉट है ना, ठीक है, तो उसमें से 1/2 निकाल लिया मैंने। तो यहाँ पर समेशन आपके पास दो है, एक तो आई का एक जे का, ठीक है। तो एक समेशन आई का मैं रख लेता हूँ बाहर, ठीक है, ये आई का समेशन, ठीक है। और अंदर आपके पास लिख देते हैं समेशन जे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QJ, ठीक है, और RIJ, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये जो आपके पास 1/2 समेशन QI, ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, समेशन QI, ये आई का समेशन है, मुझे याद रहे ताकि। और आपके पास जो ये ब्रैकेट वाला टर्म है, ये किसका पोटेंशियल है, ये QJ का पोटेंशियल है। ऐसे ही तो होता है QJ का पोटेंशियल, ठीक है। आप पोटेंशियल लिखते हो तो क्या लिखते हो, KQ/R, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल किसका बन गया, QJ का, ओके। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसके अंदर, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। वो तो मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके पास वॉल्यूम में हो सकता है, सरफेस में हो सकता है, लाइन में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पहले मैं वॉल्यूम के अंदर बात करता हूँ। जब आपके पास वर्क डन आपके पास वॉल्यूम के अंदर होगा, वॉल्यूम, ठीक है। एक वॉल्यूम को बनाने में कितना वर्क डन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जेस लेकर आ रहे हैं और एक वॉल्यूम बन रहा है आपके पास, देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आप जानते हैं कि जब आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपके पास समेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो आप इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। और आपके पास जो ये QI चार्जेस हैं जो आप लेके आ रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिख दोगे रॉ dV, ठीक है। रॉ यहाँ पर डीटॉ लिख देते हैं, क्योंकि V को हमने पोटेंशियल दे रखा है, डीटॉ लिख देते हैं। और पोटेंशियल V, ठीक है। जो भी आपके पास चार्ज आते रहेंगे फिर वो अपना पोटेंशियल दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया वॉल्यूम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम सरफेस के लिए लेते हैं वर्क डन। आप एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कैसा करना पड़ेगा, 1/2 को वैसे लिख लिया। अब समेशन आपके पास वापस इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और QI को मैं क्या लिखूंगा, QI को मैं लिखूंगा इस बार आपके पास सिग्मा, सिग्मा DA, ठीक है। और पोटेंशियल का पोटेंशियल वैसे ही,
ठीक है, ये सरफेस के लिए हो गया। ऐसे ही आप इसके अंदर लिख लीजिए लेंथ के लिए, ठीक है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस वॉल्यूम और ये लाइन के लिए हो गया, ठीक है। तो लाइन के लिए अब आप जानते हैं क्या करूंगा, 1/2 लैम्डा वी डी एल, ठीक है। ओके, तो अब देखिए ये तीन तीन फॉर्मूले हो गए हैं, ठीक है। अब तीन तीन फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है वैसे अपनों को, ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए बताया वैसे तो, ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा वैसे ये। अब आगे इसमें बात करते हैं कि हम इन तीनों को एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए इन तीनों को आप सिंपली एक में कन्वर्ट कर लें ताकि ये बार बार इन चीजों को ना लिखना पड़े। ओके, आइए, एज वी नो, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, और हम जानते बहुत कुछ है वैसे, बताते नहीं है। और ये क्या आपके पास, हाँ, ये डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस लॉ की, करके आए ना हम, ये डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रॉ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, रॉ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई, ठीक है। अब देखिए ऊपर मैंने आपके पास जो वर्क डन करना था उसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया था, वर्क डन आपके पास जो बनाया था मैंने 1/2 इंटीग्रेशन वॉल्यूम का था वो आपके पास, और रॉ वी डीटो ये बनाया था ना मैंने, और रॉ की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है, तो कितना बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर लिख लेता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट वी डेल डॉट ई, डेल डॉट ई वी डीटो, ठीक है। ओके, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है मेरे पास। ओके, अब देखिए शुरुआत में जब हमने फर्स्ट यूनिट की थी तो उसके अंदर हमने कुछ ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल के फॉर्मूले किए थे, तो उसी फॉर्मूले से मैं एक उठा रहा हूँ मैं। अब जब आपके पास डाइवर्जेंस हो एक स्केलर और वेक्टर का, ठीक है, तो उसे आप कैसे लिखते हैं, तो डेल वी डॉट ई, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस वी डेल डॉट ई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप जानते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी होता है, तो माइनस ई लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ई प्लस वी डेल डॉट ई, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डेल डॉट वी ई, ठीक है, प्लस ई स्क्वेयर इज इक्वल टू वी डेल डॉट ई, ठीक है। तो ये चीज आपके पास ये, ठीक है, तो इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन आपके पास वी डेल डॉट वी ई डी टॉ, ठीक है। मैं पहले अलग कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो पहले अलग कर लेंगे, इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट बाई 2 अपने बाहर ही लेते हैं फिर ऐसे, ठीक है। और ये आपके पास प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा ई स्क्वेयर डी टॉ, ओके। तो ये भी आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब देखिए यहाँ पर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर रहा हूँ। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मेरे पास क्या कहती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये इंडिपेंडेंस देती है कि आप वॉल्यूम से सरफेस में ट्रेवल कर सकते हो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, डेल डॉट ए डीवी, ठीक है। डेल डॉट ए डीवी को क्या लिख सकते हो आप, ए डॉट डी एस लिख सकते हैं ना, तो ए डॉट डी एस, तो ए यहाँ पर कितना है, ए यहाँ पर आपके पास है वी ई, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए वी और ये ई, ठीक है, डॉट डी एस, ओके। ये आपके पास क्या है, ये सरफेस इंटीग्रल में है, ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है अगर आपको याद हो तो, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में। और यहाँ पर आ गया ये आपके पास इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी टॉ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर जो मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ ये फॉर ऑल स्पेस ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर ऑल स्पेस। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ फॉर ऑल स्पेस, ऑल स्पेस, ऑल स्पेस आपके पास क्या होगा, अब देखिए अब ऑल स्पेस अगर इस चीज का इंटीग्रेशन करता हूं मैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, देखिए जीरो से इन्फिनिटी, मतलब कि सारा का सारा आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस ये स्पेस इंक्लूड कर रहा है। मतलब कि ऐसा कोई चीज हो सकती है क्या, मतलब कि जो सारा का सारा मतलब कि कवर कर ले, इन्फिनिटी तक का वो सरफेस कवर कर ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा आपके पास क्या है, ये जीरो है, इसका आंसर आपके पास क्या होगा, पहले इंटीग्रल का आंसर आपके पास जीरो होगा, ठीक है। पूरी इन्फिनिटी के स्पेस को क्लोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, ई स्क्वायर डी टो, ये आपके पास क्लोज नहीं है, ठीक है, ये दूसरा इंटीग्रल आपके पास क्लोज नहीं है। और यहाँ पर बाहर का चल रहा था एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, तो आपके पास जो फॉर्मूला बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, तो मैं तीनों का कोएगुलेट करके लिख दिया मैंने इसके अंदर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास ये, ठीक है। इसके ऊपर आगे हमारे पास एक सिलेबस में टॉपिक भी है, ठीक है, जो कि पेपर में आता भी है, ठीक है। तो आइए इस फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। आइए आगे चलने से पहले मैं इसके अंदर एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ठीक है, तो तभी मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ इस चीज़ को। जैसे कि अंदर मैं इसके अंदर थोड़ी स्टोरी लिख दूँ ताकि आपको पता लग जाए मैं किस चीज़ के मैं बात कर रहा हूँ, कि लेट कंसीडर मैं यहाँ पर पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, और पॉइंट चार्ज को एज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ। मैं मतलब बताता हूँ इसका, लेट कंसीडर पॉइंट चार्ज एज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वर्क डन देखना है, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला तो वैसे मैंने देख लिया ना, इसके अंदर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब कि पॉइंट चार्ज को अगर मैं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ, मतलब कि
जैसे कि प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन आपके पास, आप यूं मत समझिए कि प्रोटॉन को मतलब कि इन्फिनिटी से लेकर जाया जा रहा है, नहीं, मैं यूं बात कर रहा हूँ कि प्रोटॉन भी तो किसी चीज से बना होगा ना। प्रोटॉन एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोटॉन को आप क्या मानते हो, एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास, वो एक आपके पास स्फीयर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे ना, छोटे 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 छोटे, ठीक है, तो आपके पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एज अ पॉइंट चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है, जिसको एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो वर्किंग कितना करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई स्क्वायर डी टॉ, ठीक है, ऑल स्पेस। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल स्पेस लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एक पॉइंट चार्ज के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होगी, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बाय 2, और E की वैल्यू आपके पास कितनी है, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। अब डीटो की वैल्यू, डीटो की वैल्यू आपकी मर्जी है, डीटो की वैल्यू अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो ऐसे इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 4 पाई आ जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डीटो की वैल्यू, डीटो की वैल्यू आपके पास कितनी लिख दी मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रेशन चल रहा है ऑल स्पेस, ऑल स्पेस का मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बाहर ले लिया तो आपके पास के स्क्वायर बाहर आ गया, क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर ही है, 2 बाहर ही है, 4 बाहर ले लीजिए, पाई बाहर ले लीजिए, और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन चलेगा इसके अंदर 1 बाय आर स्क्वायर का डी आर, ये जीरो से इन्फिनिटी, और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/r, और -1/r की अगर लिमिट जाएगी जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये, तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ मैं, तो -1/r की अगर लिमिट हम पुट करेंगे जीरो से इन्फिनिटी, तो पहले इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी तो आपके पास जीरो आ गया, -1/0, तो ये कितना बन गया, ये सारा मतलब कि सारा का सारा वर्डन कितना बन गया, इन्फिनिटी बन गया। तो मतलब कि आप समझ रहे हैं कि हम पॉइंट चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। वी कांट चेंज द नेचर और कांट मेक द नेचर, ठीक है। नेचर ये प्री एग्जिस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। तो आप देखिए, क्योंकि इन्फिनिट वर्क की जरूरत करनी पड़ेगी अगर एक पॉइंट चार्ज को बनाना है, तो वैसे भी नहीं बन सकता। जैसे कि अगर मैं प्रोटॉन के बारे में बात करूं, प्रोटॉन आपके पास किससे बना हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा क्वार्क्स से बना हुआ है। क्वार्क्स आपके पास फ्री स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। अगर फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो बनाएगा कैसे वो, ठीक है। पर बात ये है कि कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना, और आप जानते हैं कि कौन बना रहा होगा, वो एक ही बना रहा है इन सब चीज़ों को, ठीक है। और ये चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, और वैसे भी फिजिक्स का काम क्या है, फिजिक्स का काम है आपके पास टू स्टडी द नेचर, ठीक है, टू डोंट मैनिपुलेट द नेचर, डोंट चेंज द नेचर, ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं नेचर को, ठीक है। ओके, अब इस फॉर्मूले के रिलेटेड आपके पास एक टॉपिक आता है आपके पेपर में, अब वो टॉपिक आपके पास फाइंड फाइंड इलेक्ट्रोस्टेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट आपके पास है स्फेरिकल शेल, ठीक है। और सेकंड है आपके पास इसके अंदर कंडक्टिंग स्फीयर, और थर्ड आपके पास इसके अंदर है यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, ठीक है। और इन सब का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके पास, इन सब के पास चार्ज क्यू है, विद चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने इसके अंदर, ये चीज मैंने इसके अंदर कॉमन कर दिया। ओके, तो आइए अब एक एक करके इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। ये 3 पॉइंट है, वैसे 3 नहीं है आपके पास, मैंने आपको बताया होगा कि स्फेरिकल शेल और आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस आपके पास सेम ही आती है। क्यों सेम आती है, क्योंकि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर उसे कोई चार्ज दिया जाता है तो उसकी जितना भी चार्ज है वो उसके सरफेस पर रिसाइड कर जाता है, मतलब कि उसके इनसाइड अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो वो एक तरह का स्फेरिकल शेल की तरह वर्क करता है। जब मैं यहाँ पर स्फीयर लिख दिया ना, स्फीयर का मतलब आपके पास सॉलिड है, मतलब कि वो, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल के जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो सेम रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी इनके लिए सेम रहेगी। ओके, तो आइए बात करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैं पहले बात करता हूँ इसी के बारे में, स्फेरिकल शेल के बारे में। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल क्या है दीजिए, स्फेरिकल शेल के बारे में निकालना क्या पता है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब कि चार्ज एंसेंबल करके स्फेरिकल शेल बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो चीज़ हमें निकालनी है। या फिर आप कंडक्टिंग स्फीयर कह दीजिए, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी कह दीजिए, मतलब पेपर में अगर कुछ भी आता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो इसके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जो रिजल्ट है वो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि इनसाइड आपके पास क्या होता है, चार्ज है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आर लेस देन आर, ठीक है। और आपके पास फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर आपके पास कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वेयर आर कैप, ये चीज़ है आपके पास। ओके, तो अब मुझे निकालना है वर्टन, तो वर्टन आपके पास कितना था, हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट बाय 2, एप्सिलॉन नॉट बाय 2, और यहाँ पर आपके पास ई स्क्वायर डी टॉ, ई स्क्वायर डी टॉ ये लगाना जरूरी है ऑल स्पेस, ठीक है। कहीं आप अपनी मर्जी से इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से ही।
तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बाय टू, एप्सिलॉन नॉट बाय टू ऐसे का ऐसे, और इंटीग्रेशन आपके पास कहाँ से ले, जीरो से इन्फिनिटी तक है ये ऑल स्पेस में है ना, जीरो से लेके इन्फिनिटी। अब देखिए जीरो से इन्फिनिटी आपके पास टूटेगा, टूटेगा कैसे आपके पास, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहले जीरो से लेके आर तक जाएगा, ठीक है, और फिर आपके पास कहाँ तक जाएगा, आर से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, आर से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ई स्क्वेयर डी टॉ प्लस ई स्क्वेयर डी टॉ, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जीरो से लेके आर तक, जीरो से लेके आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, और फिर आर से लेके इन्फिनिटी आपके पास इतना है, ठीक है। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट बाय टू और आर से लेके इन्फिनिटी, और ई स्क्वेयर, ई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर फोर, ठीक है। और ये आपके पास डी टॉ, डी टॉ को मैंने आपको पिछले ही बताया था, या तो आप लिख लीजिए आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा डी फाइव, ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए फोर पाई आर स्क्वेयर डी आर, ठीक है। तो आइए प्रोसीड करते हैं इसे, एप्सिलॉन नॉट बाय टू इसे सॉल्व कर लीजिए बस। तो जो कॉमन आ रहा है वो बाहर कर लेते हैं इसके अंदर, एप्सिलॉन नॉट बाय टू, के स्क्वायर बाहर आ गया, क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, और क्या आ गया, फोर पाई बाहर आ गया, ठीक है। और तो कुछ बाहर नहीं आ रहा, तो ये आर स्क्वायर रह गया और एक ये आर फोर रह गया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, वन ओवर आर स्क्वायर रह गया, आर टू इन्फिनिटी। तो इसका आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस वन ओवर आर, माइनस वन ओवर आर, तो आपके पास आ जाएगा ये वन बाई आर आ जाएगा इसका, तो ठीक है, लिमिट पुट करने पर। तो कितना आ गया इसके अंदर, देखिए ये के स्क्वायर था, ये फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो ये आपके पास रह जाएगा के रह जाएगा, है ना, के क्यू स्क्वायर ओवर बाई टू, और इसका आ जाएगा वन बाई आर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास वर्क डन आ गया, वर्क डन टू ensemble द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक इट एज अ स्फेरिकल शेल और अ कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कि कंडक्टिंग स्फीयर के जो चार्ज एंसेंबल करने में वर्क डन लगेगा आपके पास वो इतना लगेगा, ठीक है। आइए इसके पास दूसरे पार्ट में चलते हैं, दूसरा पार्ट आपको पता ही है, दूसरा पार्ट आपके पास क्या, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, ठीक है। दूसरा आपके पास है यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। अब देखिए जो यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है आपके पास, जब मैं स्फीयर बोलता हूँ ना, मतलब कि सॉलिड स्फीयर है वो, ठीक है, और इसे चार्ज किया गया, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग था ये, ठीक है। तो इसके रिजल्ट भी मुझे याद है, ठीक है, इसके रिजल्ट आपके पास क्या थे, देखिए ये रिजल्ट मैंने आपको पहले ही निकलवा दिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए पिछले लेक्चर्स के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपना बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आर लेस देन आर, आर लेस देन आर के लिए आपके पास क्या आया था, के क्यू आर ओवर आपके पास आर क्यूब, ठीक है, इन दी आर कैप। और यहाँ पर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, ये कितना था आपके पास, के क्यू बाय आर स्क्वेयर, ये आर कैप, ठीक है। वापिस से वो फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आपको ध्यान ही है, फॉर्मूला आपके पास कितना था, एप्सिलॉन नॉट बाय टू इंटीग्रेशन ई स्क्वेयर डी टॉ, ठीक है। ये ऑल स्पेस, ऑल स्पेस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको भी चेंज कर लेते हैं हमने, एप्सिलॉन नॉट बाय टू ई स्क्वेयर डी टो को आप लिखेंगे, डी टो का आप जैसे मैंने बताया आपको आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई लिख लें, या फिर आप फोर पाई आर स्क्वेयर डी आर लिख लें, ठीक है। तो एज पर योर चॉइस है ये तो, ठीक है। तो वैसे ये लिख लें आप, इजी पड़ेगा आपको ये भी, ठीक है, उतना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे। तो इसको भी आप लिमिट को तोड़ लें, आप लिमिट को तोड़ लें एप्सिलॉन नॉट बाय टू, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जैसे पहले का तोड़ा था, जीरो से लेके आर तक, और एक आप जाएंगे आर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब जीरो से लेके आर तक, देखिए जीरो से लेके आर तक जब मैं कहता हूँ तो आपके पास देखिए इनर सरफेस तक, इनर से जीरो से लेके आर तक, यहाँ पर भी तो आर हो गया ना, तो यहाँ पर तक कितना जाएगा, ये इतना जाएगा, तो लिख लेता हूँ मैं ये, यहाँ पर कितना करना है हमें, ई स्क्वेयर डीटो करना है। तो ई स्क्वेयर डीटो मतलब कि के स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और ये आपके पास आर की पावर सिक्स, ठीक है, इतना हो गया आपके पास। ये फोर पाई अपने बाहर लिख लेंगे, फोर पाई बाहर लिख लिया मैंने ये, ठीक है, और कुछ नहीं, ओके। और क्या आपके पास इसके अंदर डी आर है, डी आर लिख लिया मैंने, ओके, प्लस फोर पाई बाहर है इसका भी, और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आएगा के स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, क्योंकि अब इधर जा रहे हैं ना अपने आर से लेके इन्फिनिटी, आर से लेके इन्फिनिटी, ये बड़ा पॉइंट, और आर की पावर इसके अंदर फोर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आर स्क्वेयर डी आर, ओके। बस अब तो इसके अंदर इंटीग्रेशन करना है इसके अंदर, तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाई टू, और क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसके अंदर, कॉमन वगैरह चीज़ बाहर ले लेते हैं, के स्क्वेयर बाहर कॉमन आ रहा है, क्या स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, ठीक है, ओके। और चलिए पहला इंटीग्रेशन करते हैं, पहला इंटीग्रेशन आपका जीरो से आर, और इसके अंदर वन बाय आर की पावर सिक्स तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, आर आर स्क्वेयर डी आर, एक मिनट गलती होगी क्या इसके अंदर, के स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, यहाँ पर ये आर स्क्वेयर कर दिया, और यहाँ पर इसका आर स्क्वेयर भी आएगा, ये आर स्क्वेयर भी आएगा, तो ये आर की पावर फोर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो लिखा ना के स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, और ये आर स्क्वेयर आर की पावर फोर, और ये आर स्क्वेयर डी आर, ठीक है। ये फोर पाई मैंने बाहर ले लिया था, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इसको करते हैं आर की पावर फोर डी आर, आर की पावर फोर डी आर, प्लस यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन से बाहर क्या आएगा, के स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, के स्क्वेयर तो पहले ही बाहर ले लिया, क्यू स्क्वेयर भी बाहर ले लिया, और बस कुछ नहीं बाहर आएगा इसके अंदर ना, आर से लेके इन्फिनिटी, और वन ओवर आर स्क्वेयर डी आर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें सब, ओके। तो फोर बाय एप्सिलॉन नॉट और के स्क्वायर, तो यहाँ पर के आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय टू। नेक्स्ट इंटीग्रेशन टर्म आपके पास कितनी बन गई है, ये बन गया आपके पास आर फाइव बाय फाइव, तो आर फाइव बाय फाइव आर सिक्स,
ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, -1/r। -1/r की लिमिट आपके पास कितनी आ रही है, r से लेके इन्फिनिटी। कितना पुट करेंगे इसके अंदर, 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो मतलब कि 1/r ही आ जाएगी ना ये। तो इसके अंदर आ गया ये +1/r। ठीक है, तो जो काटापीटी हो रही है वो काटापीटी कर देते हैं हमने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, देखिए ये कट जाएगा आपके पास, तो सिर्फ आपके पास वही इतना आ जाएगा, 1/r रह जाएगा। तो ये कितना बन गया आपके पास, ये इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगी, ये वर्णन करना पड़ेगा आपको अगर आपको एक यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर को एनसेंबल करना है तो। ठीक है, इतना वर्णन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो पेपर में भी आते हैं, ये डेरिवेशन के फॉर्म में भी है, इजी है ना ये। ठीक है, तो करके आना इसको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की रेडियस फाइंड कर रहे हैं, तुम बात इतनी सी है बस। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए लेट कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज स्फीयर ऑफ रेडियस r, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को एज स्फीयर माना, रेडियस r का। ठीक है, तो एक स्फीयर को बनाने में आपके पास वर्क कितना करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम निकाल के हैं 3/5, आपके पास कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था ना, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर था, तो यहाँ पर के ई स्क्वायर बाय हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट। अब आप जानते हैं कि जो आपके पास जो एनर्जी है वो मास के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू m नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेना एज वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू, as we know that एनर्जी आपके पास क्या होती है, मास के अंदर कन्वर्ट होती है, m नॉट सी स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, m नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय r 3/5। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए और बस मुझे ये निकालना है क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, r की वैल्यू आ जाएगी 3/5, 3/5 तो इधर ही रह गई, के ई स्क्वायर बाय एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इजी करके लिख लो कि के की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 3 ई स्क्वायर बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, बस अब सारी की वैल्यू पुट कर दो। मुझे 3 की वैल्यू पता है, 3 की वैल्यू 3 होती है, ई की वैल्यू आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 20 की वैल्यू 20 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, और m नॉट सी स्क्वायर आपके पास रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन काट देना, और ठीक है कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन तो मुझे पता है तुम नहीं करोगे, ठीक है, सीधे लिख लो इसका आंसर। ठीक है, याद कर लेना इसको, 1.69 फर्मी। ठीक है, तो क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई है, 1.69 फर्मी। इजी टॉपिक।